हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप लोग एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन बहुत ही कम समय में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आपका जो 3D चैप्टर है ना, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला आता है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, उसके बाद लाइन की इक्वेशन और उसके बाद प्लेन। तो इन्हीं 3 सेक्शन में हम इसे देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन की। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर सपोज आपके पास कोई डायरेक्टेड लाइन है L, तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। उस एंगल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस के साथ बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसे हम कहते हैं गामा। तो यही आपके अल्फा बीटा गामा को हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और अगर इन्हीं डायरेक्शन एंगल का मैं कोसाइन ले लूं, कॉस वैल्यू फाइंड कर लूं, तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं L, M एंड N से। ओके, अब यहाँ पे वेक्टर से क्या डिफरेंट है, तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लाइन होती है ना, उसे आप 2 अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसीलिए, क्योंकि इसके 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी लाइन के, तो किसी भी लाइन के आपको 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं, दैट इज प्लस माइनस L, प्लस माइनस M, प्लस माइनस N। ठीक है जी, ओके। लेकिन अगर आपको यूनिक चाहिए, अगर आपको यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन चाहिए किसी भी गिवन लाइन का, तो आप उस लाइन को एक डायरेक्टेड लाइन बना लो, तो आपको यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसका डायरेक्शन फिक्स करेंगे तो आपको यूनिक डीसी मिल जाएंगी, राइट। तो वो क्या होंगे, LMN। तो अगर पेपर में आपसे पूछते हैं कि कितने डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है एक डायरेक्टेड लाइन के, तो आप कहेंगे यूनिक। और सिंपली अगर हम लाइन की पूछे तो 2 सेट पॉसिबल है। ठीक है, प्लस माइनस N, प्लस माइनस M एंड प्लस माइनस N। और अगर डायरेक्टेड लाइन होगी तो आपको यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। इसके बाद इस छोटे से प्यारे से रिलेशन को प्लीज अंडर एस्टिमेट ना करें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद ये भी एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखना आप, कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है दैट इज 1 0 0। कैसे होता है ये आप सोचेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। अभी आप एज अ रिजल्ट इसे याद रखिए कि एक्स एक्सिस के जो डीसीज होते हैं वो 1 0 0 होते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 0 1 0 एंड जेड एक्सिस के जो डीसीज होंगे वो 0 0 1 होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर में आएगा और वो है कन्वर्जन। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन तक पहुंचना है आपको, तो क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है? आपको क्वेश्चन में, आपने अपने बुक में एग्जाम्पल भी देखा होगा, आई थिंक सेकंड एग्जाम्पल है, जहां पे कुछ आपको डायरेक्शन रेशियोज दे देते हैं और पूछते हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो अगर आपके पास DRs, जिसे हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपको DCs चाहिए, तो ये रिलेशन होता है जो आपको लगाना होता है, राइट। अब देखो, अगर लाइन है, डायरेक्टेड है या नहीं, नहीं बताया तो प्लस माइनस लगा देना, डायरेक्टेड है तो आप नॉर्मली लिखना जैसा भी है। ओके, सो L क्या होगा मेरा, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये ABC मेरे कौन है, ये ABC मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं जो मुझे पेपर में गिवन होगा। मुझे M चाहिए, तो M क्या होगा मेरा, M होगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और मेरा N क्या होगा, प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल 2 जहां तक मुझे लगता है आपकी बुक में है, तो आपको ये कन्वर्जन तो आना चाहिए कि DR से DC हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक लाइन मेरे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के मैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड कर सकती हूं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q।
P एंड Q को ज्वाइन कर रही है मेरी लाइन, तो इसके DC बताओ कैसे मिलेंगे आपको। तो याद रखो कैसे निकालते हैं इसके DC अपन, x2 माइनस x1, मैंने कहा PQ के बताओ। लो, तो मैंने इसे डायरेक्टेड लाइन समझ लिया, PQ। सो PQ का अगर मुझे DC चाहिए तो क्या होने वाला है, x2 माइनस x1, राइट, डिवाइडेड बाई PQ, ठीक है, कॉमा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ, कॉमा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई PQ। ये PQ क्या है मेरा, PQ इज द डिस्टेंस, राइट, और डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं। सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमें मिली है, ठीक है। सो आई होप ये कहानी भी क्लियर है कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है तो उसके डीसीज कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना। डिवीजन में PQ है वो मत भूल जाना, वरना आप लोग सिर्फ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके खुश हो जाते हो। वो तो आपको DR देगा, हमें तो DC चाहिए। DC के लिए क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। ओके, राइट। अब चलते हैं आगे अपन, अब बात करते हैं फाइनली डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन की। तो डीसी के ऊपर जितने भी छोटे छोटे फॉर्मुलेस थे, डीसी क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज को अगर मैं बोलती हूँ तो कैसे बोलती हूँ, कोई 3 मैजिकल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए मैजिकल बोल देती हूँ। सो एनी 3 नंबर्स, एनी, राइट, विच आर प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ऐसे 3 नंबर आप बैठ के सोचो जो डीसी से कैसे हो, प्रपोर्शनल हो। मतलब ऐसे नंबर का अगर मैं रेशियो डीसी से लेती हूँ, ठीक है, जैसे a/n, b/n, c/n, तो वो किसी एक नंबर के बराबर आना चाहिए, जैसे कि लैम्डा हुआ, म्यू हुआ, कोई भी सेम नंबर होना चाहिए, कुल मिला के उनके रेशियो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई 3 नंबर्स मेरे पास आते हैं विच इज प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, तो उन 3 नंबर्स को मैं क्या कह देती हूँ, उन 3 नंबर्स को मैं कह देती हूँ डायरेक्शन रेशियोज। और एक बात और जरा ध्यान से सुनना आप, ये लैम्डा आपका नॉन जीरो है, ओके, वो जो आया है वहाँ पे एंड रियल नंबर को बिलोंग करता है। जो मेरे डायरेक्शन रेशियो, अगर कोई लाइन है मेरी, अगर उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है ना, तो उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मेरे KA, KB, KC भी होंगे, जहाँ K मेरा 0 नहीं है। तो इसका मतलब पता है आप क्या समझ रहे हो, अगर किसी लाइन के ABC डायरेक्शन रेशियो है तो उस लाइन के KA, KB, KC भी DC होंगे, क्योंकि ये भी मेरे DR होंगे, क्योंकि ये मेरे DR DC से प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। अगर किसी लाइन के ABC DR है तो KA, KB, KC भी DR है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी लाइन के इनफाइनाइट मैनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल सकते हैं। तो किसी भी लाइन के कितने DR पॉसिबल है, किसी भी लाइन के इनफाइनाइट मैनी DRs पॉसिबल हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ओके जी, आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर एक लाइन है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है, दिस इज PQ, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट, इसका DR बता दो। तो बस वही काम करना है आपको, क्या, जो आप DC में भूल जाते, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे कोई डिवाइड बाय PQ मत करना, राइट, टर्मिनल माइनस इनिशियल करो, आपको DR मिल जाएंगे, या फिर जैसा भी, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन बताया नहीं है, तो ऐसा निकाल लो, ऐसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब PQ निकाल लो, QP निकाल लो, DR ही मिलेगा आपको। तो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसके DR चाहिए, तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, ऐसा या तो वैसा, ठीक है जी। कोई परेशानी किसी को, सब सही चल रहा है, डायरेक्शन रेशियो की कहानी खत्म होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लाइन की। अच्छा सुनो, अब डायरेक्शन रेशियोज पे ना बड़े कमाल के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो सभी क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं। आप इंपॉर्टेंट वीडियोस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो सभी पैटर्न आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो उनको मिस मत कर देना आप गलती से भी, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं लाइन की। लाइन हमें जो पढ़ना है अपने क्लास 12th में, वो सिर्फ ये 3 खास टॉपिक हैं, इनको ही पढ़ना है, और इन टॉपिक पे ही मस्त तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, राइट। तो लाइन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बता दो जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और किसी एक वेक्टर से पैरेलल है।
एक तो ये पढ़ना है आपको, और इसमें भी आपको वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ना है। दूसरा जो आपको लाइन के बारे में पढ़ना है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन बता दो, तो इसका भी वेक्टर, इसका भी कार्टेशियन पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया ना तो वो बहुत डायरेक्ट होगा, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको पूरे मार्क्स दे देगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में आपको दो प्रकार की लाइन पढ़नी है, स्क्यू लाइन एंड पैरेलल लाइंस, राइट। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं अपन ने, तो आप टेंशन मत लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बस टारगेट रखो, फॉर्मूले को समझ जाओ, फॉर्मूले को समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक। ओके, तो ये आपने चीज़ें यहाँ पे देख ली कि लाइन में बेसिकली मुझे यही तीन चीज़ें पढ़नी है, कुछ खास है नहीं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जब पहला पॉइंट आपको गिवन हो, क्या गिवन हो आपको कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से मेरी लाइन पास कर रही है और किसी एक वेक्टर से मेरी वो लाइन पैरेलल है, तो ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम भी लगा दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी लाइन L, राइट, जिसकी मुझे इक्वेशन चाहिए। और इसकी तारीफ क्या करी है इन लोगों ने, तारीफ में ये कहा है कि ये लाइन पास करती है इस पॉइंट A से, मतलब ये A पॉइंट आपको गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या ले लो, x1 y1 z1 ले लो। और यही जो लाइन है, जो दूसरी तारीफ करी है इसके बारे में, वो ये है कि ये लाइन मेरी पैरेलल है इस वेक्टर से। अब जल्दी से बता दो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो सुनो, वेक्टर इक्वेशन होगी आपकी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे आपकी लाइन पास कर रही है, उस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे आपकी लाइन पास कर रही है। और पोजीशन वेक्टर आप बना सकते हो, मान लो आपको इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1। अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है क्या, अरे कुछ नहीं करना, आपको x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप करना है और बन गया आपका ए वेक्टर, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इस फॉर्मूले में जो ये ए वेक्टर लिखा है ना, ये कहाँ से आया, तो ये कुछ नहीं, ये आपका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे आपकी लाइन पास कर रही है। सब पेपर में एकदम गिवन रहता है, ठीक है, तो 3D टफ नहीं है, सब गिवन रहता है, बस आपको ना उसे डिकोड करना होता है। अच्छा ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ए वेक्टर है, राइट। लैम्डा से आपको बात करना ही नहीं है, लैम्डा आपका लैम्डा ही है। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर तो वो वेक्टर है जिससे आपकी लाइन पैरेलल है, तो मेरी लाइन किससे पैरेलल है, बी वेक्टर से। सब गिवन रहता है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, जो पैरेलल है इस वेक्टर से, तो सब कुछ तो दे रखा है, पॉइंट दिया है, पोजीशन वेक्टर बना लेना, इस वेक्टर से पैरेलल है उसे वहां रख देना, लो बन गई इसकी वेक्टर इक्वेशन, कोई तकलीफ किसी को नहीं। ओके, अच्छा ये जो इक्वेशन है ना, ये पहला वाला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है और किसी एक वेक्टर से पैरेलल है, ये स्टैंडर्ड है, राइट। इसके बाद अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है इसका, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c, ठीक है। मैम ये सब क्या है, अरे a b एंड c आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके, जिससे आपकी लाइन पैरेलल है तो उस लाइन के भी डी आर है क्योंकि प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ए बी सी क्या है, आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, पेपर में सब गिवन रहेगा। x1 y1 z1 कौन है, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो आपकी लाइन यहाँ पे पास कर रही थी ए पॉइंट से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, ओके। और ये ABC जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे,
तो क्योंकि आपकी लाइन पैरेलल है तो ये उस लाइन से भी प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो एक ही बात है। आई होप ये क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे देते हैं पेपर वाले, तो आपको कुछ नहीं करना, ABC को बस रिप्लेस कर देना L, M और N से, तो वो ही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन रहेगी। राइट, क्या कह रही हूँ मैं आपसे कि dr की जगह अगर dc दे दें आपको यहाँ पे, तो आपकी जो इक्वेशन है लाइन की वो क्या बन जाएगी, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। ठीक है, तो ये भी इसका कार्टेशियन फॉर्म है इफ डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, कभी कभी आप पेपर में देखोगे कन्वर्जन, कार्टेशियन से वेक्टर बनाना होगा, वेक्टर से कार्टेशियन बनाना होगा। तो याद रखना, सबसे पहले आपका काम होगा उस अपनी जो भी लाइन आपको गिवन है ना, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे एकदम ऐसी ही लाइन आपको दिखनी चाहिए जो भी पेपर में गिवन है। हमने इस टाइप के भी ना बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जहाँ पे आपको परेशानी दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 2x लिख दें कहीं पे क्वेश्चन में, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे प्लस बना दें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ये, तो सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाना होगा, कुछ कॉमन वगैरह ले लेना और फिर अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो ये हमने पहले टाइप की इक्वेशन देख ली। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की इक्वेशन की। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए आप जो दो पॉइंट से पास करती है इन स्पेस। ठीक है, और वो दो पॉइंट आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट A एंड पॉइंट B ये गिवन है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ये दो पॉइंट्स मेरे गिवन है, तो इनके पोजीशन वेक्टर भी आप बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये A वेक्टर, ये B वेक्टर। तो ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताइए जो दो पॉइंट से पास करती है। तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है, उसकी वेक्टर इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, लैम्डा बिलोंग्स टू r। तो क्या इक्वेशन है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये b वेक्टर a वेक्टर कौन है, उन गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है। तो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसके कार्टेशियन फॉर्म की मैं बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ऊपर ये एक्स वाई जेड इक्वेशन बनाने के लिए है, तो ये तो एक्स वाई जेड ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो एक्स माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। तो ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छे से देखो, बार बार देखो, पेपर में फॉर्मूलेज ही आपकी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस की। स्क्यू लाइंस क्या होता है, उन लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं जो ना तो पैरेलल हो, ना तो इंटरसेक्ट करे और ना ही एक प्लेन पे लाई करे, मतलब नॉन कोप्लेनर हो। तो ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए बस सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्क्यू लाइंस के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो पेपर वाले आपको इस तरीके से दो लाइन की इक्वेशन देंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था जब हम लाइन पढ़ रहे थे कि जो पहली वाली लाइन की इक्वेशन है ना, जो किसी एक पॉइंट से पास करती है और किसी एक वेक्टर से पैरेलल है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मतलब क्वेश्चन में उस ही इक्वेशन का भर भर के यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, दो लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन बता दो, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा लाइन मेरी स्क्यू है या पैरेलल है। कैसे चेक करोगे आप, मैम हम कैसे चेक करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल नहीं है, ये सब कुछ चेक नहीं करना आपको। आपको सिर्फ ये देखना है अगर आपकी B1 एंड B2 बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल भी नहीं होने चाहिए, सेम टू सेम भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% ये आपकी स्क्यू लाइन है। और अगर आपकी लाइन स्क्यू लाइन है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। कार्टेशियन फॉर्मूला तो मैं खुद ही नहीं कहती आपसे याद करने के लिए, लेकिन वेक्टर तो आपको बेटा याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। राइट, सो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस फॉर्मूला क्या है, एक बार जल्दी से देखो आप। देखो जो लाइन गिवन है इसी से फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। बाहर बनता है क्या, बाहर बनता है मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बाहर तो बना है आपका मॉड्यूलस। ठीक है, इसके बाद B1 का क्रॉस करना है B2 से।
b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। मैंने आपको डिटर्मिनेंट मेथड बताया है वेक्टर अलजेब्रा में, तो उस डिटर्मिनेंट मेथड से आप b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। उसके बाद आपको लेना है डॉट। किससे लेना है आपको डॉट? a2 माइनस a1 से, ठीक है, सेकेंड वाली लाइन माइनस फर्स्ट वाली लाइन, सो a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहां पे नीचे ये मॉड्यूलस नहीं है, मैग्नीट्यूड है। क्यों होगा मैग्नीट्यूड? क्योंकि देखो नीचे लिखा है b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देता है आंसर, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, इसीलिए उस वेक्टर का हमने क्या ले लिया है? मैग्नीट्यूड ले लिया है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन देखो, फॉर्मूले को देखो, काम हो जाएगा। जो भी पहली लाइन होगी वो a1 b1 वाली हो जाएगी पेपर में, जो दूसरी होगी वो a2 b2 वाली हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? एक बार इसे बिना देखे अपने मन में आंसर बोलो आप। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये बहुत ऑब्वियस है, ऊपर वेक्टर का साइन लगाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को एक बार लिख भी लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई क्या आपकी लाइन स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो अगर आपकी लाइन पैरेलल होगी ना, तो ये जो बी वेक्टर हैं दोनों लाइन के, या तो वे एकदम सेम टू सेम होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होंगे तो कुछ नहीं, जो भी नंबर है कॉमन उसे बाहर लिख देना, तो वो सेम टू सेम दिखने लगेंगे। राइट, तो अगर आपके दोनों लाइन के बी वेक्टर सेम टू सेम है या प्रोपोर्शनल है, तो 100% लाइन कैसी है आपकी? 100% लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? सामने रखा है आपके। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 क्रॉस a2 माइनस a1। देखो स्क्यू लाइन में भी a2 माइनस a1 था, इधर भी a2 माइनस a1 है, राइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों b सेम है तो b क्रॉस a2 माइनस a1। अब क्योंकि हमने इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देता है। तो वेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे? मैग्नीट्यूड का साइन बनाएंगे, और डिवीजन में क्या करना है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। क्या होता है फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड बी क्रॉस, क्या बोलोगे आप? a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। दैट्स इट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। कार्टेशियन की तो हम बात करते भी नहीं है, आई थिंक बुक ने भी बात नहीं करी है कार्टेशियन की, राइट। तो इतना ले लो और आपका काम हो गया। अब हम चलेंगे प्लेन के ऊपर, तो आ जाओ प्लेन की इक्वेशन देख लेते हैं अपन। प्लेन पे आने से पहले ये दो कंडीशन और आप देख लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो लाइंस के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ठीक है, पहली लाइन है आपकी जिसका डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरी लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तो अगर मेरी ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0 होगा। मतलब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 कितना होगा? 0 होगा। और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब a1 बाई a2 विल बी बराबर टू b1 बाई b2 विल बी इक्वल टू c1 बाई c2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, इसको भी आपको याद रखना है। अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने प्लेन के ऊपर। तो प्लेन में सबसे पहली इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जो जिसमें आपको ना क्वेश्चंस गिवन होते हैं। सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, यहाँ पे भी वही कहानी रहने वाली है। हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और उसका कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में जो वेक्टर फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर मेरा नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, सो एन वेक्टर मेरा नॉर्मल वेक्टर है। डी मेरा कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी डिस्टेंस है। इसके बाद इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। यहाँ पे जो मेरे ये ए बी सी है वो क्या होते हैं? वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन की। ठीक है, ये ए बी सी क्या है? मेरे डी आर से। इसके बाद जो पहली इक्वेशन आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? आपके पास ना
एक प्लेन गिवन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बना के रखा है हमने, इट इज बेसिकली अ प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर बनाया जाता है, ये जा रहा है आपका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर, और इस नॉर्मल वेक्टर का जब आप डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लेते हैं तो उस डिस्टेंस को हम d कह देते हैं, और इसी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट का वेक्टर बनाते हो, दैट इज n कैप। तो इतनी सारी चीजें आपके पास होती हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली एक प्लेन होता है, उस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर होता है, उस नॉर्मल वेक्टर का डिस्टेंस हम ओरिजिन से लेते हैं और उस नॉर्मल वेक्टर के ऊपर हम एक यूनिट का वेक्टर बनाते हैं। तो जब ये सारी कहानी हमारे पास होती है तो ऐसे केस में जो वेक्टर फॉर्म होता है एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन का, वो क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, आई होप ये विजिबल है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है जी, ये एन कैप क्या है आपका, एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर जिसपे आपका प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। और डी क्या है आपका, डी आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है उस नॉर्मल वेक्टर का। रिमेंबर रहना है आपको, एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है कि डी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। ठीक है, डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। एन कैप क्या है आपका, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो जब हम इस तरीके की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो उसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसी के कार्टेशियन फॉर्म का बात करूं तो कोई भी खतरनाक बात नहीं है यहाँ पे। कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसका, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। यहाँ पे मेरे एल एम एन कौन है, एल एम एन 100% मैम डायरेक्शन कोसाइन है आपके इसी नॉर्मल वेक्टर का, मतलब उसका जो यूनिट वेक्टर हमने लिया है उसी के ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और डी क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। सो व्हाट इज माय एन कैप, एन कैप मेरा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर, और उसी के जो डीसीज हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में। सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है इसकी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। आई होप ये क्लियर है। डी क्या है वहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है जी, ओके। सो ये तो आपका नॉर्मल फॉर्म था। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका प्लेन परपेंडिकुलर है किसी गिवन वेक्टर से, गिवन क्या है आपको, एक ऐसा वेक्टर गिवन है जिसपे आपका प्लेन परपेंडिकुलर है, तो जब भी ऐसा बोले तो वो वेक्टर कोई और नहीं आपका नॉर्मल वेक्टर ही होता है। एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, और आपका प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऐसे प्लेन की क्या इक्वेशन होती है, तो कैसे प्लेन की, एक ऐसा प्लेन जिसपे क्या है, परपेंडिकुलर है कोई वेक्टर, प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, एक वेक्टर है आपके पास दैट इज एन वेक्टर, वो एन वेक्टर क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो आपको एन वेक्टर गिवन होगा और आपको एक पॉइंट गिवन होगा जिससे आपका प्लेन पास कर रहा है, तो वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट आपका ए है यहाँ पे। तो ऐसे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर, लिख देती हूँ मैं एक बार, आप लोग भी लिखो अपनी कॉपी में, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ऐसी जो वेक्टर इक्वेशन होती है ऐसे प्लेन की, वो क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। मैम ये ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे आपका प्लेन पास कर रहा था। ठीक है, और एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर वो वेक्टर है जो जहाँ पे आपका प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, बेसिकली ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है, 0, इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। इसी का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है वेरी इंपॉर्टेंट, a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके जो ये a b c हैं, दे आर बेसिकली द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, एंड x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे आपका प्लेन पास कर रहा होता है। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को भी आप याद रखेंगे जल्दी से अपनी कॉपी में, क्या गिवन होता है, क्या इसकी वेक्टर फॉर्म है, क्या उसकी कार्टेशियन फॉर्म है, अपनी कॉपी में लिखो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। सुन रहे हो अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम सुन ही रहे हैं, आप याद भी कर लो ना, फॉर्मूला रिवाइज भी कर लो, लिख भी लो। ठीक है जी, सो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर आपका प्लेन पास करता है तो उसकी क्या इक्वेशन होगी। तो पेपर वाले बेसिकली आपको यहाँ पे 3 पॉइंट ना दे देंगे। ठीक है,
3 पॉइंट दे देंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दे देंगे। जैसे ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट x2 y2 z2, सी पॉइंट x3 y3 z3। तो 3 पॉइंट आपको गिवन होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। अब ये 3 पॉइंट गिवन है तो आप इनका पोजीशन वेक्टर भी बना लोगे, राइट। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ऐसे प्लेन की अगर मैं इक्वेशन बताऊं आपको वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या होगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। डॉट लेना है आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से, क्रॉस लेना है आपको सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से। अच्छे से सुनो ध्यान से, इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ पे है आर वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है उन तीनों पॉइंट की, ठीक है। फिर से बोलो क्या है इक्वेशन, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो जिस भी सीक्वेंस में आपको पॉइंट गिवन होंगे तो उसी सीक्वेंस में ए बी सी नाम दे देना। सेम फॉर्मूला आपको एकदम याद करना होगा, वैल्यूज को रखना, काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्यारा इसका कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म हमको जल्दी से याद हो जाता है। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताना है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। और इस डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर देना 0 से, आपको उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पे एक चीज जरा नोटिस करना आप, जो पहला कॉलम है वहां पे हर जगह क्या है, x1 x1 x1। दूसरा कॉलम में क्या है, y1 y1 y1। तीसरे कॉलम में क्या है, z1 z1 z1, राइट। इक्वेशन बनानी है तो ऊपर तो x y z आएगा, फिर x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 y3। आई होप ये याद हो जाएगा। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर आपका प्लेन पास कर रहा है तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से बनाई जाती है। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। पेपर में अगर आ जाए तो खुश हो जाना, नहीं आए तो चलो अपनी खुशी के लिए याद कर लो। सो इंटरसेप्ट फॉर्म वेक्टर फॉर्म में तो आपको नहीं गिवन है उसकी इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में देख लो आप लोग क्या होती है, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है जी। फिर से बोलो x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। यहाँ पे a b c कौन है, a b c मेरे इंटरसेप्ट्स हैं ऑन x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो x एक्सिस पे a पोजीशन पे कट किया है, दैट इज माई x इंटरसेप्ट, ठीक है। ये मेरा y इंटरसेप्ट है और वो मेरा z इंटरसेप्ट है। इक्वेशन ध्यान से देखो कैसी लिखी है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं चलेगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, नीचे है जो कुछ भी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से कभी कभी ना कन्वर्जन आ जाता है, इसीलिए मैं फोकस कर रही हूँ। जैसी इक्वेशन है वैसी ही आपकी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, ठीक है जी, राइट। अब चलते हैं आगे, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। 2 प्लेन्स आपकी कोप्लेनर है या नहीं, तो ये कैसे पता चलता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से बता दो क्या मेरी लाइंस कोप्लेनर है, ठीक है, यस और नो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 लाइंस आपके पास गिवन होगी, ठीक है। मैम हम तो प्लेन पढ़ रहे थे, लाइन की इक्वेशन कहाँ से आ गई। अरे लाइन कोप्लेनर है या नहीं ये पूछ रहे हैं ना। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, क्या मेरी ये 2 लाइंस एक प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है, लाइन और प्लेन, ठीक है। आगे आना प्लेन, राइट। सो मेरी लाइन ये रखी है सामने, क्या ये कोप्लेनर है, तो ये रहा कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लेनर है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो वेक्टर कंडीशन क्या कहती है इसकी कि a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 से अगर आप करते हैं तो आपको 0 मिल जाता है अगर, तो लाइंस आपकी कोप्लेनर है, ठीक है। मतलब b1 क्रॉस b2 करो, उसका डॉट a2 माइनस a1 से ले लो, 0 आपको मिल जाता है, 0 आपको मिल जाता है, मतलब कोप्लेनर है। अगर ये याद नहीं रहता तो इसका कार्टेशियन फॉर्म बड़ा मस्त है, वो याद कर लो। कार्टेशियन फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन रहेगी, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है जी। ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन के लिए चलो इधर लिख देती हूँ, x माइनस x2 a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 b2। आई होप आप समझ रहे हैं, गुस्सा तो नहीं हो रहे। z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c2। सुनो, इस तरीके से आपको 2 लाइंस गिवन रहेंगी और पूछेंगे कोप्लेनर है या नहीं।
तो जब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना लाइन के केस में कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के लिए बता रही थी मैं। यहाँ पे आपके साथ पता है क्या खेल खेल सकते हैं ये लोग, यहाँ पे ये x माइनस x1 की जगह x प्लस x1 कर देंगे, फिर x के आगे 1 होना चाहिए 2x लगा दें, 3x लगा दें। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज़ है कि जो भी लाइन आपको गिवन है आप उसे इस फॉर्मेट में बनाएं। कुछ कॉमन लेना है कॉमन लो, प्लस माइनस करना है प्लस माइनस करो, लेकिन आपकी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप इन फॉर्मूलेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आपके पास लाइन्स इस फॉर्मेट की है और आपसे पूछ रहे हैं क्या मेरी ये दो लाइंस कोप्लेनर है, तो हम कहेंगे सुनो, अगर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट किसका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस वाली रो में क्या है, पहली वाली जो भी मेरी लाइन है उसके डीआरस, और नीचे वाली रो में क्या है, दूसरी वाली लाइन के डीआरस। अगर इनका डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ जाता है, लाइंस मेरी कोप्लेनर है, अदरवाइज लाइंस मेरी कोप्लेनर नहीं होगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? मैम यहाँ पे पता कैसे चलता है x2 किसको लेना है, x1 किसको लेना है? जो भी आपके पेपर में पहली लाइन होगी वो x1 वाली होगी, जो दूसरी होगी वो x2 वाली होगी। दैट्स इट, इसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपको तो बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, पहली रो में a1 b1 c1, दूसरी रो में a2 b2 c2। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, लाइंस मेरी कोप्लेनर है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अगर आपके दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो पहली बात तो चेक करो पैरेलल प्लेन्स दिखते कैसे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d2। मतलब आप कुल मिला के ये देख रहे हो कि इनके जो drs है ना वो एकदम सेम है या प्रोपोर्शनल, कभी कभी प्रोपोर्शनल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अगर एकदम सेम टू सेम है, तब आपका जो डिस्टेंस होता है इन पैरेलल प्लेन्स के बीच में, वो फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा इसलिए मॉड्यूलस d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब अगर आप लोगों ने सैम्पल पेपर कभी सॉल्व किए हैं तो आपने देखा होगा क्या कि कभी कभी ना मैम ये सेम टू सेम नहीं होता। सपोज यहाँ पे ना 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सब में, या किसी एक ऐसे कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई पूरे एक प्लेन की इक्वेशन में हो जाता है, तो उस केस में ये कुछ ऐसा है ये कुछ वैसा है। तो फिर अगर आप इसे d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय सोचो कि यार पहले वाले को ले लेते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करके आ जाओगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखना चाहिए, ऊपर वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड नीचे वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, दोनों प्लेन की इक्वेशन में ये एकदम सेम दिखना चाहिए। अगर कोई फैक्टर कॉमन है और उसे कॉमन लेके वो सेम बन सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद 2 को d2 के पास सेंड कर दिया, तो अब मेरे ये सेम टू सेम हो गए, क्योंकि अदरवाइज तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना कि डिनोमिनेटर में मुझे किसको लेना है, राइट? जब दोनों सेम होंगे तभी तो बना पाऊंगी ऐसा। ठीक है जी, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन लेके d2 के पास सेंड करो, फिर इसको माइनस इसको करना, d1 माइनस d2 बाई 2 करना। 2 मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट दिस। ठीक है, सो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी ही प्यारी बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं आगे। दो प्लेन्स अगर आपके इंटरसेक्ट करते हैं तो उन प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या है? तो आपके पास प्लेन कुछ इस तरीके से गिवन होगा, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। ठीक है, d1 तो डिस्टेंस था ना, हाँ। दूसरा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। अगर आपको दो प्लेन कुछ इस प्रकार गिवन है और उनका इंटरसेक्शन से आपको प्लेन चाहिए, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। और अब तो याद हो ही गया होगा, राइट? अब तो पेपर पास है। सो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस लैम्डा d2 वेक्टर। तो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगा, जैसे कि एक आध बता देती हूँ मैं आपको। चलो देखो, इस तरीके से एक प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगी, राइट? यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, हटाओ। एक प्लेन है आपका a1x b1y c1z d1। दूसरा प्लेन है a2x b2y c2z d2। इनके इंटरसेक्शन से प्लेन बनाना है।
ऐसी प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, इनके इंटरसेक्शन से प्लेन बनाओ, कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, ये d1 को पहले यहाँ शिफ्ट कर देना प्लस लैम्डा, d2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, दिस इक्वल टू 0, बस हो गया इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन। आप जानते हो जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आप कोई प्लेन बनाते हो ना, तो आपको कोई एक प्लेन नहीं मिलता, आपको फैमिली ऑफ प्लेन मिलती है। लेकिन एक प्लेन के लिए आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी जिससे आपको यूनिक प्लेन मिल जाएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक पॉइंट का डिस्टेंस बताना है प्लेन से, तो क्या फॉर्मूला होगा। वेक्टर फॉर्म में देखो आपके पास पेपर में क्या गिवन होगा, एक प्लेन गिवन होगा और ए वेक्टर गिवन होगा, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। जैसे इस पॉइंट का इस प्लेन से मुझे दूरी चाहिए, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और मेरे पास एक प्लेन गिवन होगा। ठीक है जी, तो मुझे अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मेरे पास मॉड्यूलस ए वेक्टर विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, जिसकी मुझे दूरी निकालनी है प्लेन से, डॉट एन वेक्टर। ये एन वेक्टर कहाँ से मिलेगा, मुझे इस प्लेन से मिलेगा, इसे कैपिटल बनाना है तो कैपिटल बना लो आप, माइनस डी, डी भी कहाँ से मिलेगा, प्लेन से मिलेगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एन वेक्टर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है फॉर्मूला, एक बार दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो हर जगह ऊपर लगा है मॉड्यूलस, नीचे लगा है मैग्नीट्यूड, तो आपको दूरी मिल जाएगी इस पॉइंट की इस प्लेन से। मोस्टली इस टॉपिक में ना पेपर वाले आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में क्वेश्चन देते हैं। आपको एक प्लेन गिवन होगा और इस प्लेन की दूरी आपको इस पॉइंट से निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि दूरी निकालनी है तो दूरी मतलब डिस्टेंस, वो तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लगेगा मॉड्यूलस। ठीक है, अब आपको उस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स वाई जेड की जगह पे आप x1 y1 z1 रख देना। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इंपॉर्टेंट एंड ईजी फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, प्लेन आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन है, पॉइंट आपके पास रखा है, तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। एक्स वाई जेड की जगह पे x1 y1 z1 रख देना, माइनस इसको खिसका देना यहाँ पे, माइनस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसके drs का स्क्वायर का सम, दैट्स इट। तो आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन मिल जाएगा। अच्छे तरीके से फॉर्मूले को लिखो अपनी कॉपी में। अगर मैं बोल रही हूँ मतलब आप फॉर्मूला लिख रहे हो, और मुझसे पहले अगर लिख देते हो फॉर्मूले को तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इतना ही था आपके प्लेन में। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन नो डाउट अपन ने सॉल्व किया है। इमेज हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, तो उसकी तो टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम एक एक डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि एक पूरा डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस कर लूँ, वैसे तो मैं 100% करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हो तो भी आप बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में कि प्लेन पे जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमें कम से कम एक बार अपनी लाइफ में देखना ही होता है, उसके बाद ही हम पेपर में जाके सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बता देना, सॉल्व मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर मतलब याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, और ये ना बड़ा काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। सुनो, सबसे पहले लाइन से बात करते हैं। ये रही आपकी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है भाई, ऐसी ही दिखनी चाहिए, ये प्लस नहीं चलेगा, एक्स के आगे कुछ और नहीं होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, उसके आगे 2, 3, 1/3, 1/4 ऐसा नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपके पास है। ठीक है, अब ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होती है, दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर हो, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि इनके drs का प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दो लाइंस मेरी पैरेलल हो, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन है कि इनके drs का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब a1/a2 शुड बी बराबर टू b1/b2 शुड बी बराबर टू c1/c2, कुछ ऐसा होना चाहिए लाइन के केस में। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की। ठीक है जी, जब आप दो लाइन से बात कर रहे हो। अगर आप दो प्लेन से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो प्लेन से बात कर रहे हैं तो मेरे दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, इसकी कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन है जैसे दो लाइंस की होती है। इनके drs का प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए फॉर परपेंडिकुलर, एंड पैरेलल के लिए उनके drs प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू c1/c2। अब ट्विस्ट आता है कहानी में,
वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में एक प्लेन की इक्वेशन हो, एक लाइन की इक्वेशन हो, एक प्लेन हो, एक लाइन हो, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आता है ये, ठीक, एक प्लेन गिवन है, एक लाइन गिवन है, ये आपस में परपेंडिकुलर हो, कंडीशन क्या है, तो प्लेन एंड लाइन मेरे परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन ऐसे हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये इधर वो उधर पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके डीआरस कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हाँ सही सुन रहे हो आप, अगर प्लेन एंड लाइन को मुझे परपेंडिकुलर बताना है तो उनके डीआरस प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इमेजिन कर लो, यही मिलेगा आपको, राइट। उसके बाद अगर मेरा प्लेन एंड लाइन पैरेलल होने चाहिए तो उनके डीआरस का प्रोडक्ट का सम मुझे 0 मतलब 0 मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ी उलट पुलट हो गई है थर्ड वाले में। फर्स्ट सेकंड तक हमारी जिंदगी बड़ी सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही लाइफ में प्लेन एंड लाइन ने साथ में एंट्री मारी तो चीजें ऐसी हो गई, एक इधर मतलब इसका ऐसा इसका वैसा हो गया। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो अगर लाइन एंड प्लेन आपके परपेंडिकुलर शो करना है, इसका मतलब उनके डीआरस कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, और अगर पैरेलल करना है तो उनके डीआरस का प्रोडक्ट का सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है जी। कोई समस्या किसी को, सब ठीक चल रहा है, खत्म। तो इसके साथ ही 3D हमने देख लिया कि कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, क्या क्या सारी चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए था, वो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो ये सभी फॉर्मूलेस आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। टर्म 2 एग्जाम की लिंक पे कर देना क्लिक। टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे करो क्लिक और पढ़ते रहो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।